समुद्र के बीचों बीच जो ये विशाल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यहाँ काम करना खतरों से भरा होता है। लेकिन पता है, सबसे बड़े खतरे वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं, बल्कि वो हैं जो दिखते नहीं। आज हम ऑफशोर ऑपरेशंस में छिपे इन्हीं जोखिमों को समझने और उन्हें मैनेज करने के तरीकों पर गौर करेंगे। ये पूरी जानकारी पवन सिंह की एक प्रेजेंटेशन पर आधारित है। इससे पहले कि हम किसी भी थियोरी या मॉडल की बात करें, 1 मिनट रुककर ये देखते हैं कि जब चीजें सच में गलत होती हैं तो मंजर कैसा होता है। ये 1988 में आग की लपटों में घिरा पाइपर अल्फा प्लेटफॉर्म है। और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने ऑफशोर सेफ्टी के सारे नियम कायदे हमेशा के लिए बदल दिए। ये हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि जोखिम सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर नहीं होते, इनके पीछे असल में इंसानी जिंदगियों की कहानी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सबकों की जो आग के लपटों से सीखे गए। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सुरक्षा के सबसे जरूरी नियम अक्सर बड़ी बड़ी त्रासदियों की राख से ही जन्म लेते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हमने कैसे सीखा है, वो भी बहुत मुश्किल तरीके से। 1980 में अलेक्जेंडर एल कीलैंड हादसे ने हमें ढांचे की मजबूती के बारे में एक दर्दनाक सबक सिखाया। फिर ठीक 8 साल बाद 1988 में पाइपर अल्फा ने दिखाया कि एक मामूली सा वर्क परमिट सिस्टम में हुई चूक कितनी जानलेवा हो सकती है। और फिर आया 2010 में मैकोंडो हादसा, जिसने ये साफ कर दिया कि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि कंपनी के पूरे कल्चर और रिस्क को देखने के नजरिए में थी। हर हादसा एक तरह से सेफ्टी के सफर में एक मील का पत्थर बन गया। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दर्दनाक सबकों को एक्शन में कैसे बदलें। यहीं पर हमारा अगला सेक्शन आता है, जहां हम सीखेंगे कि इस पूरे केओस को एक स्ट्रक्चर कैसे दें, मतलब जोखिम को समझने और उसे काबू करने के मॉडल्स क्या हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सीधा है। जिस चीज को मापा जाता है उसी पर ध्यान दिया जाता है। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप किसी जोखिम को नंबरों में माप ही नहीं सकते तो उसे मैनेज कैसे करेंगे? इसीलिए जोखिम को क्वांटिफाई करना, उसे नंबरों में बदलना इतना जरूरी हो जाता है। इसे बो टाई मॉडल कहते हैं और ये जोखिम को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। देखिए, मॉडल के ठीक बीच में है मुख्य घटना। मान लीजिए एक लीक। अब इसके बाईं तरफ जो चीजें हैं वो है रोकथाम के उपाय, यानी वो सारी दीवारें जो लीक को होने से ही रोकती हैं। और दाईं ओर है शमन के उपाय, मतलब अगर लीक हो भी जाए तो ये उसके असर को कम से कम रखते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं, जिसे ये स्विस चीज मॉडल और भी बेहतर तरीके से समझाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि सेफ्टी की कई परतें हैं, जैसे चीज के स्लाइस, कुछ टेक्निकल, कुछ ऑपरेशनल और कुछ कंपनी के लेवल पर। कोई भी एक परत परफेक्ट नहीं होती, सब में छोटे छोटे छेद होते हैं। एक बड़ी दुर्घटना सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब बदकिस्मती से ये सारे छेद एक लाइन में आ जाएं और खतरा इन सभी परतों को भेद कर सीधा बाहर निकल जाए। लेकिन हम इन जोखिमों को असल में मापते कैसे हैं? चलिए अब उन मैट्रिक्स की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल इस अकल्पनीय की गणना के लिए किया जाता है। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचकर देखिए, आधे से ज्यादा हाइड्रोकार्बन लीक तब होते हैं जब मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। ये वो वक्त है जब सेफ्टी के लिए बनाए गए सिस्टम्स को जानबूझकर बंद या बाईपास किया जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि सबसे बड़ा जोखिम अक्सर मशीन नहीं बल्कि इंसानी दखल होता है। पहला मैट्रिक है FAR, यानी फेटल एक्सीडेंट रेट। इसे ऐसे समझिए, अगर एक टीम 10 करोड़ घंटे काम करती है तो उस दौरान कितने घातक हादसे होने की आशंका है। ये ग्रुप के लिए एक लंबे समय में जोखिम को मापने का तरीका है। अगला है PLL या पोटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ। ये और भी बड़े पैमाने पर देखता है। ये बताता है कि एक पूरे प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के छोटे बड़े हादसों को मिलाकर एक साल में औसतन कितनी जाने जाने का अंदेशा है। और आखिर में आता है IR, यानी इंडिविजुअल रिस्क। ये जोखिम को एकदम पर्सनल लेवल पर ले आता है। ये मापता है कि किसी एक खास इंसान को उसके खास रोल और काम करने की जगह के हिसाब से कितना खतरा है। तो आखिर एक कंपनी को सेफ्टी पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए? क्या इसकी कोई सीमा है? इसका जवाब ALRP सिद्धांत में छिपा है, यानी एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल।
इसका सीधा सा मतलब है कि जोखिम को कम करने के लिए हर जरूरी और व्यवहारिक कदम उठाया जाना चाहिए, जब तक कि उस कदम को उठाने का खर्चा उससे मिलने वाले फायदे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ना हो। ये सेफ्टी और लागत के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन है। ये सारे मेट्रिक्स और मॉडल्स तभी काम के हैं जब उनका सही इस्तेमाल हो, और यहीं पर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया है। जोखिम प्रबंधन अब सिर्फ मोटे मोटे दस्तावेजों में बंद नहीं रहा, ये सीधा डैशबोर्ड तक पहुंच गया है। सोचिए, पहले के जमाने में क्या होता था। रिस्क असेसमेंट की एक मोटी सी रिपोर्ट बनती थी और फिर वो अलमारी में धूल खाती रहती थी। लेकिन आज का नजरिया बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अब हम बात करते हैं लिविंग रिस्क एनालिसिस की। ये एक डायनामिक डैशबोर्ड है, एक ऐसा टूल जो हर दिन हर पल रियल टाइम में फैसले लेने में मदद करता है। ये तस्वीर इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। कागजों के ढेर से एक एक्टिव डिजिटल डैशबोर्ड तक का सफर। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये सोच में आया एक बुनियादी बदलाव है जो रिस्क मैनेजमेंट को कागजों से निकालकर सीधा कंट्रोल रूम का हिस्सा बनाता है। इसी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी बात है लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स के फर्क को समझना। लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अतीत को देखते हैं, कितने हादसे हुए, कितनी जानें गईं। लेकिन असली गेम चेंजर हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। ये भविष्य की तरफ देखते हैं, जैसे कोई हादसा होते होते बचा हो या किसी सेफ्टी सिस्टम ने टेस्ट फेल कर दिया हो। ये वो चेतावनी के संकेत हैं जो हमें हादसा होने से पहले ही मिल जाते हैं। तो इन सभी मॉडल्स, मेट्रिक्स और बदलावों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें सेफ्टी के भविष्य की ओर ले जाता है, और वो भविष्य टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक सही मानसिकता के बारे में है। मॉडर्न ऑफशोर सेफ्टी को इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, क्वांटिफाई, यानी मैनेज करने के लिए हर जोखिम को मापें। दूसरा, एनालाइज, मॉडल्स का इस्तेमाल करके उस जोखिम की गहराई को समझें। और तीसरा, ऑपरेट, अपने सेफ्टी बैरियर्स को हमेशा मजबूत रखें और भविष्य बताने वाले संकेतों पर लगातार नजर रखें। और आखिर में हम आपको इसे एक बहुत जरूरी सोच के साथ छोड़ना चाहेंगे। जोखिम मूल्यांकन कोई दस्तावेज नहीं है, ये एक मानसिकता है। असली चुनौती नंबरों और समीकरणों में इंसानी पहलू को जोड़ने की है, ताकि हम इन अदृश्य संभावनाओं को ठोस जमीनी सुरक्षा में बदल सकें। क्योंकि अंत में ये सब सिर्फ हिसाब किताब के बारे में नहीं है, ये एक सुरक्षित कल्चर बनाने के बारे में है।